हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आज का पेपर है, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के बारे में। इससे पहले मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक दिया हूँ और उम्मीद है कि आप लोग उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। और जब ये देख रहे होंगे उसके बाद आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को याद करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सेम आपके जैसे एग्ज़ाम में रहता है वैसे ही टोटल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, आपको देखना है। चलिए, और जो लोग चाहते हैं कि इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स दिया है 15 से 20 जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर ले, तो वीडियो को लास्ट में जो है उनको मैं बताऊँगा। ये टोटल क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर शामिल किए हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग जो ट्रू फॉल्स, जो फिलअप और जो मैचिंग लिए हैं वो उसका जो है आंसर हम लोग लास्ट में बता देंगे। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का आंसर बताते चलिए, तो ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव का आंसर लास्ट में बताएंगे। आप लोग जो है वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर में आपके परिभाषा है, 10 दिया गया है, 10 मार्क्स का है। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। परिभाषा का एक एक लाइन एक एक वर्ड में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट पर। दूसरा है मैचिंग है, मिलान करने वाला है, जो कि 5 दिया गया है और ये 5 नंबर्स का है। और इसको जो है इस साइड वाले को इस साइड वाले से ऐसे मिलाना है। ठीक है, जिसका जो आंसर होगा मिलाइएगा। पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप उसको सोल्व खुद से करें। अगर जहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है तो वहाँ पे मेहनत कीजिए कि क्यों नहीं सोल्व हो रहा है और उसको कंप्लीट कीजिए याद करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीसरा देखिएगा, यहाँ पे सही और गलत का चयन करना है, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। 5 शामिल किए हैं, 5 मार्क्स का है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है 10 मार्क्स का पूछे, तो आपको जो है बाकी ये जो ट्रू फॉल्स वाला जो है इसका एक प्रॉपर वीडियो हम लाएंगे भी, जहाँ पर 150 से 200 जो है आपके ट्रू फॉल्स रहेगा। समझ गए? चलिए, ये चीज़ें हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा। दूसरा है, देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। ये भी 5 मार्क्स का है और आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप सभी को। 5वां जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 दिया गया है, इसमें से आपको जो है 3 का ही जवाब देना है। लेकिन आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से चारों के चारों जो है आपको कंप्लीट करना है आज के इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 15 मार्क्स का है, 3 जवाब देना है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही रहता है, जो है 4 दे देगा, कहेगा 3 का जवाब दीजिए, या 5 रहेगा तो कहेगा 4 का जवाब दीजिए। एक कोई छोड़ दीजिए जो नहीं आता हो। ठीक है, तो ये है। बाकी देख सकते हैं डायलिसिस है, बवासीर है, हेमोरॉइड्स के बारे में है, और सीवीए है, देख सकते हैं आपके सामने में है। सीवीए है और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और एक आपका डिहाइड्रेशन है, निर्जलीकरण। ठीक है, चलिए, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए, जो भी यहाँ पे एक वर्ड में लिखा है, लेकिन आपको इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर सीधा नहीं मिलेगा। अब डायलिसिस है तो डायलिसिस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि कितने प्रकार का होता है, डायलिसिस के लिए कब निर्देशित होता है, डायलिसिस किससे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को जो है ध्यान में रखना चाहिए। छठा देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 10 नंबर का है। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपका कि क्रॉनिक रीनल फेल्यूर क्या होता है। देखिए, आपसे रीनल फेल्यूर 2 प्रकार से पूछ सकता है, एक एक्यूट के बारे में, एक क्रॉनिक के बारे में। तो अगर आप क्रॉनिक या एक्यूट को भी पढ़ लेते हैं और सिर्फ आपको ये पता होता है कि क्रॉनिक का मतलब क्या होता है और एक्यूट का मतलब क्या होता है, तो दोनों तो है रीनल फेल्यूर ही। एक्यूट वाला होगा तो थोड़ा वह जो है रिकवरी रेट उसमें अच्छा होता है, वो जल्दी अचानक से तीव्र गति से होता है, लेकिन जो है वह रिकवर भी हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक अगर जिसको किसी बीमारी पकड़ लेता है लंबे समय से, तो उसको जो है ठीक होने में परेशानी होने लगता है। ठीक है, या फिर नहीं भी होता है। ठीक, समझ गए ना? उसी प्रकार से यह भी जो है रीनल फेल्यूर का मतलब होता है कि वृक्कीय यानी गुर्दा का विफलता, गुर्दीय विफलता। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में आपको टोटल इसका कारण, लक्षण, डायग्नोसिस और जटिलता, साथ में प्रबंध में जो चिकित्सीय प्रबंध, जो सर्जिकल प्रबंध होगा, जो चिकित्सीय प्रबंध होगा और जो आपके नर्सिंग प्रबंध होगा, प्रबंध में दोनों लिखना है। 10 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे देख लीजिए कि 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए अस्थमा के बारे में है, और ये ब्रोंकियल अस्थमा है, इसके चिकित्सीय लक्षण बताना है और इसके जो है नर्सिंग प्रबंध बताना है। ठीक है, तो 10 नंबर मिल जाएंगे अस्थमा के बारे में। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। चलिए, ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आपके सामने जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आपके फार्मेकोलॉजी से भी रहने वाला है, औषध विज्ञान से भी। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, चाहे दवाई देने का मार्ग पूछ ले या दवाई देने के 5 नियम पूछ ले, ठीक है, या फिर 2-3 दवाइयाँ दे दे और उसके उपयोग और दुरुपयोग और उसके नर्सिंग प्रबंध पूछ ले, जैसा कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है 10 नंबर में, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, आपका जो है इस क्वेश्चन जो नीचे दवाइयाँ का नाम दिया गया है उसका जो है उपयोग भी लिखना है, उसका इफेक्ट भी लिखना है, उसका दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट भी लिखना है, और इसका जो है नर्सिंग प्रबंध भी बताना है कि नर्सिंग क्या क्या करेगी इन दवाइयों में जो है सहायता, ठीक है। चलिए देखिए 4 दवाइयाँ हैं, कोई यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है ना, 3 लिखेंगे 10 नंबर मिल जाएगा। जैसे एट्रोपिन है, लैक्सिक्स है और प्रोप्रानोलोल है और डोपामाइन है। ये 4 में से कोई भी आपको 3 जो है अच्छे से लिखना है एग्जाम में, लेकिन आपको अभी क्या करना है, चारों को अच्छे से पढ़ लेना है कि एट्रोपिन का क्या उपयोग, साइड इफेक्ट और इफेक्ट होता है, और नर्स जो है इसमें क्या क्या करेगी एट्रोपिन देते समय, उसी प्रकार से लैक्सिक्स, प्रोपोनोल और डोपामाइन, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का अंतर बताना है, कोई 2 का ही बताना है, ठीक है, एनी 2। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे पहला है हाइपोवोल्मिया और हाइपरवोल्मिया, समझ रहे हैं ना, मतलब तरल की मात्रा कम और तरल की मात्रा ज़्यादा शरीर में, इस दोनों के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। चलिए दूसरा जो है, एक है आपका गैस्ट्रिक अल्सर और एक है ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, तो ये इसको भी जो है आपको अंतर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2, यानी टाइप 1 और टाइप 2 में जो होता है इसके बीच में अंतर बताना है, कोई 3 में से 2 बता देना है, 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चन देख लिए, 9 क्वेश्चन हमने शामिल किया है। आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन ही रहे, क्योंकि मैं जो 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन सब ट्रू फॉल्स फिलअप मैचिंग शामिल किया हूँ, उसमें से जो है आपका कोई 2 ही रहेगा और 10-10 नंबर के रहेगा। हम यहाँ पे आपके तैयारी के लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है जो है 10-10 नंबर के सब पूछेगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे शामिल कर रहे हैं उसको तैयारी करते चलिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे सामने में है कि मिलान करना है, 5 नंबर का है, 5 मिलान दिया गया है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एम्फाइमा, तो एम्फाइमा क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि एम्फाइमा जो होता है वह जो है पस भर जाना, जो मतलब फेफड़ा होता है ना उसके आसपास जो है पस मवाद ये सब जो है भर जाना या तरल भर जाना है, जो है क्या कहलाता है, एम्फाइमा कहलाता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन में है कि प्लूरल कैविटी में कहीं पे है, देखिए हाँ यहाँ पे है, डी में है। देखिए तो पहला वाला का मिलान किससे हो जाएगा, पहला वाला का मिलान इससे हो जाएगा कि प्लूरल कैविटी में पस भर जाना, ठीक है, पस इन द प्लूरल कैविटी, समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा सिस्टाइसिस। अब आप लोग समझ लीजिए 5 नंबर में आपको सिस्टाइसिस भी पूछता है। सिस्टाइसिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, यानी ये जो सामने सामने है इसका राइट आंसर यही होगा। ये जो होता है सिस्टाइसिस का मतलब होता है कि जो मूत्राशय जहाँ पे मूत्र का इकट्ठा होता है, जमा होता है, उसी में प्रदाह यानी सूजन होना, दर्द होना ही जो है आपका क्या कहलाता है, सिस्टाइसिस कहलाता है, समझ गए। चलिए ये समझ गए। 5 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा सिस्टाइसिस, अगर पूछेगा 5 नंबर में कि सिस्टाइसिस क्या है बताए तो डिटेल में लिखना पड़ेगा कि मूत्राशय के प्रदाह, मूत्राशय में सूजन या दर्द होना ही सिस्टाइसिस कहलाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टाइसिस। उसके बाद जो है आप इसको एक कारण लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे और इसका निदान लिखेंगे और साथ में इसका नर्सिंग प्रबंध लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। दूसरा है फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है, तो साथियों फ्लेबाइटिस का जो मतलब होता है वो होता है आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है, सिरा का प्रदाह, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, यही है आपका फ्लेबाइटिस और इससे मिलान हो जाएगा, ठीक है। एस्फेक्सिया क्या होता है, एफेसिया क्या होता है, तो साथियों जो एफेसिया होता है यह आपके भाषण में प्रॉब्लम होता है, स्पीच में प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम को ही एस्फेसिया कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, स्पीच डिसऑर्डर। 5वां है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है, तो देखिए ग्लोसाइटिस जो होता है यह जिह्वा का पर्दा होता है, यानी जीभ का पर्दा, जीभ में सूजन इन्फ्लामेशन होना ही जो है ग्लोसाइटिस कहलाता है। तो चीज़ें समझ गए, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ समझ गए। चलिए अब हो सकता है ये आपको जो है फिलअप में भी पूछ दे तो घबराना नहीं है, ठीक है।
चलिए सही और गलत यहाँ पे देखना है, तो देख लीजिए सही और गलत में जो आपके पहला है कहता है हाइपर पैराथायराइज्म के कारण टिटेनी होता है। टिटेनी मतलब टिटनस, हाइपर पैराथायराइज्म के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है। देखिए ये हाइपर पैराथायराइज्म के कारण होता है। अब जब हाइपर पैराथायराइज्म में जो है प्रॉब्लम होता है ना, तो बॉडी को जो है कैल्शियम की कमी होने लगती है। जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो आप लोग को पता है कि टिटनस में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियों में अकड़न होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है, स्पाज्म मतलब संकुचन होने लगता है मांसपेशियों में, ठीक है ना। तो यही जो है आपका टिटेनी होता है, पहला सही होगा। दूसरा है इंजेक्शन डेरिफाइलिन एक एनाल्जेसिक दवा है, तो आप लोग बताइए क्या डेरिफाइलिन एक एनाल्जेसिक यानी दर्द वाला दवा है? तो नहीं, यह गलत है। डेरिफाइलिन कौन है? एंटी अस्थमेटिक दवा है, मतलब यह किस में दिया जाता है? अस्थमा वाले को, ठीक है। तीसरा है नेफ्रॉन की सूजन को न्यूरोसिस के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल गलत है। न्यूरोसिस क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यूरोसिस जो होता है एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो नेफ्रॉन की सूजन को हम लोग जो है नेफ्रॉन के सूजन को न्यूरोसिस कभी नहीं कहते, ठीक है। गुर्दे की विफलता आईवीपी की जटिलता है, तो बिल्कुल सही है। आईवीपी का एक कॉम्प्लिकेशन है गुर्दे का विफलता। मैनिटोल जो है इंट्राऑकुलर दबाव को कम करता है। ई जो है ये वाला कहता है मैनिटोल इंट्राऑकुलर दबाव को कम करता है, तो बिल्कुल सही है। अगर किसी को माइग्रेन के प्रॉब्लम होता है और कहीं ना कहीं उसको इस आईसीपी के कारण अगर उसको ब्रेन में दर्द होता है प्रेशर बढ़ने से, तो उसे मैनिटोल दवा दिया जाता है जो प्रेशर को कम करता है और दर्द से राहत मिलता है, तो यह सही होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान को जो है पूर्ति करना है, ठीक है। रिक्त स्थान को जो है पूर्ति करना है, तो इस चीज़ को समझ गए ना। चलिए हम लोग आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पेरिटोनियल जो कैविटी होता है उदर गुहा जो है उसमें जल भरने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एसाइटिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइटिज। स्पेलिंग देख लीजिए, ए का क्या होगा? एसाइटिज होगा। ए देख लीजिए ASCITES, एसाइटिस, समझ गए ना। एसाइटिज होता है आपके पेरिटोनियल यानी उदर गुहा में जल भरना जो है एसाइटिज कहलाता है, ठीक है। नहीं कहते हैं कि किसी का पेट में पानी हो गया, पेट में पानी भरा है, तो उसे जो है एसाइटिज कहते हैं मेडिकल भाषा में, ठीक है। चलिए बी है रक्त में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए रक्त में जो पोटेशियम की मात्रा होती है, आप लोग को मैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे मैं आप लोग को बताया था कि जो पोटेशियम होता है वह 3.5 से लेकर 5.5 तक जो है होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? MEQ प्रति लीटर, ठीक है ना। तो इतना जो है 3.5 से लेकर 5.5 तक जो है आपके पोटेशियम का समान मात्रा होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को रेफ्रिजरेटर से 10 मिनट से ज़्यादा पहले नहीं निकालना चाहिए। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो जो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है वह जो रेफ्रिजरेटर में जो रखा होता है फ्रिज में, उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कितना समय पहले जो है निकालना चाहिए? तो देखिए 30 मिनट से ज़्यादा समय जो है पहले नहीं निकालना चाहिए। अधिकतम 30 मिनट तक जो है ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूजन करना हो तो 30 मिनट के अंदर जो है ब्लड निकाल कर और ट्रांसफ्यूज करने लगेंगे, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा ब्लड को रेफ्रिजरेटर से बाहर नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए ये है डी। देखिएगा यहाँ पे कहता है फैलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि फैलोपियन ट्यूब के सूजन को क्या बोलते हैं। चलिए बताते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है महिलाओं में, ठीक है, उसमें अगर कोई किसी भी प्रकार के सूजन होता है तो उससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? साल्पिनजाइटिस। देख लीजिए इसका जो आंसर होगा वो होगा SALPINGITIS, साल्पिनजाइटिस, ठीक है ना। यह जो है फैलोपियन ट्यूब की सूजन को कहते हैं साल्पिनजाइटिस, या फिर इसी को इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, साल्पिनजाइटिस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अमाशय के सूजन को क्या बोलते हैं? द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। क्या चीज़? GASTRITIS, गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। यही आपका अमाशय का सूजन होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो आपके लगभग 10-15 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने बता दिया यहाँ पे। उम्मीद है कि इस 15 नंबर में से 2-3 नंबर भी अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। धीरे धीरे 5 सेट कराएंगे तो लगभग आपका बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।